स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, साइंस का आपका सैम्पल पेपर है ये, जिसका हम पार्ट ए यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी अपने पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चंस आंसर दोनों देखेंगे। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये 2023-24 सेशन का आपका सैम्पल पेपर है। तो 27 क्वेश्चन है आपका। द गिवन रिएक्शन शो वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज। ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है, ये एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसकी रिएक्शन दे रखी है। आपको क्वेश्चन MnO2 + Al Mn + Al2O3। तो रीज़न बताना है कि वाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन इस रिएक्शन को क्यों कहा गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर आपको रीज़न बताना है। थर्माइट रिएक्शन आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न बता रही हूँ। थर्माइट रिएक्शन इज़ नोन एज ये जो गिवन रिएक्शन है उसे थर्माइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज हीट इज़ प्रोड्यूस हेयर एंड हीट इज़ प्रोड्यूस हेयर, और आपको ये रिएक्शन भी लिख देना है क्योंकि हीट यहाँ पे निकली है और जहाँ पे हीट निकलती है उस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, सॉरी बी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। तो आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बताना है। तो ऑक्सीडाइज वही होता है जिसे ऑक्सीजन मिल जाती है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है, और Mn2 जो है वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन हट गई है। तो MnO2 में आपको लिखना है रिड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम आपका हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में थर्ड पार्ट, गिवन अ रीज़न वाई एल्यूमिनियम इज़ प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम ही ज़्यादातर क्यों यूज़ होता है थर्माइट रिएक्शन में, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत रिएक्टिव है, सबसे पहले तो ये रीज़न, और उसकी ऑक्सीजन के साथ जो अफिनिटी है ग्रेटर है, वो ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव एंड हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन जो इसमें हम कह सकते हैं उसकी जो अफिनिटी है वो ग्रेटर है ऑक्सीजन के लिए। ग्रेटर अफिनिटी यानी इजीली ऑक्सीजन के साथ वो कैच कर लेता है, तो ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये आपका 27 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक एलिमेंट M है जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 283 है। 283 हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 और 13 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एल्यूमिनियम का। तो उस एल्यूमिनियम को ही M नाम दे दिया गया है। कंबाइन सेपरेटली विद क्लोरीन, वो एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ भी कंबाइन होता है। क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो क्लोरीन, और तो एल्यूमिनियम का जो हमारा वो वाला नंबर होता है, क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3। और यहाँ पे M था हमारा, एल्यूमिनियम की जगह तो हमें M बोला गया, तो हमारा क्या बनेगा MCl3। तो एल्यूमिनियम इसके साथ कंबाइन होके तो MCl3 बनाएगा, और SO4 के साथ कंबाइन होगा तो एल्यूमिनियम SO4, एल्यूमिनियम का होता है 3, SO4 का होता है 2, तो क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यानी आप लिखेंगे M2SO4 होल थ्राइस। आपको क्योंकि M दिया गया है ना, तो आपको M से ही लिखना है। इतना कर लिया। आगे क्वेश्चन पूछा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म। तो हमने तो पहले ही लिख दिया, एक हमारा बना MCl3 और एक हमारा बना M2SO4 होल थ्राइस, यानी एक हमारा बना MCl3 और एक बना हमारा SO4 होल थ्राइस, एक ही हमारा बना। ये दोनों लिख दिया हमने। प्रेडिक्ट द सूटेबल रीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द एलिमेंट M इज इन जनरल, हाउ विल द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। हमें बताना है किस टाइप का बॉन्ड बना है। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग,
इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो हम कहते कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज वाली बात है। तो ये आयनिक बॉन्ड बना है। अब आपको बताना है इसमें एम की जो कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बतानी है एम किस पे वेरी करती है। तो एम अगर स्ट्रॉन्ग मेटल है हमारा, स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ जो कंडक्टिविटी होगी, स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज्ड होगी, यानी ज़्यादा होगी। ये एरो मैंने बनाया, एरो का मतलब होता है इंक्रीज्ड। एंड वीक मेटल्स के साथ उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, तो वीक मेटल के साथ डिक्रीज, नीचे का एरो बना दिया मैंने। तो यही क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा एक दो लाइन बड़ा करके लिख देना है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एक रेडिश ब्राउन मेटल है एक्स। एक्स का नाम नहीं पता, रेडिश ब्राउन मेटल कौन सा होता है वो आप सोचिए। पर जब हम उसे हवा एयर में हीट करते हैं एक ब्लैक कंपाउंड देता है वो वाई। अब रेडिश ब्राउन है, हीट करने पे ब्लैक देता है। सोचना है सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, पर सिल्वर तो रेडिश ब्राउन कलर का नहीं होता ना, कॉपर ही होता है। तो हम इस मेटल को मान लिया, अगर आपको ध्यान में नहीं जा रहा तो अभी तक हम कुछ नहीं करते हैं। विच मेक हीट इन प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, यानी ये H2 गैस के प्रेजेंस में हीट भी बनाता है। एंड हैज़ गिव एक्स बैक, और अगर हम उसे वापस H2 गैस में हीट करेंगे तो हमें वापस वो मेटल मिल जाएगा। एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से रिफाइंड होता है। एंड दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक्स इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर। अब वायर में यूज़ होता है, अब तो हम कंफर्म कह सकते हैं वायर में कॉपर की वायर यूज़ होती है, कॉपर की और कोई सी वायर यूज़ ही नहीं होती, क्योंकि कॉपर चीप भी है और उसकी कंडक्टिविटी भी हाई है। तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है और वेल लेवल डायग्राम बनाना है प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। तो सबसे पहले हमें पता चल गया एक्स तो हमारा कॉपर है, तो विद आपको प्रॉपर सिंबल भी, कॉपर का सिंबल भी लिख देना और कॉपर भी लिख देना। तो एक्स हमारा क्या है, कॉपर है। वाई हमारा क्या है, जब अगर हमारा एयर के साथ हीट होगा, एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, तो Cu प्लस ओ, ऑक्सीजन के साथ हीट होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा CuO, क्योंकि कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, 2 से 2 कटा CuO, कॉपर ऑक्साइड बना। तो वाई कंपोनेंट हमारा क्या है, वाई हमारी कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO कॉपर ऑक्साइड है। ये दोनों निकाल लिया। अब आगे हमें क्वेश्चन में पूछना बताया गया था, हमें वेल लेवल डायग्राम बनाना है रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है इनकी। तो आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ। जो आपका ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका बी पार्ट आप समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होंगे और यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी। ये वाली हमारी कैथोड और ये हमारी एनोड, और यहाँ पे हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। और ये जो कॉपर है नीचे वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर हमारी हो रही है वो जो प्लस वाली है वो कैथोड की तरफ मूव होगी, माइनस वाली एनोड की तरफ मूव होगी। और यही आपका एक जार में आपको एक आपके चैप्टर में बन रखा है, आपको यही बनाना है। मैंने यहाँ पे ठीक से नहीं बनाया, आप चैप्टर में से देख के बना लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। आपको वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, हमें आयोडाइज सॉल्ट एडवाइस करते हैं कि वही खाना चाहिए इन अवर डाइट। डॉक्टर्स हमारे डाइट में बोलते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खाया करिए। आपको इम्पोर्टेंस बताने हैं हमारी बॉडी में। तो आयोडाइज सॉल्ट इसलिए खाने बोलते हैं क्योंकि उसमें होता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से हमारी एक बीमारी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो कम, आयोडीन से ही थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, जो हमारी रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होता है। और ग्रोथ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंस हमें ये दे रहा है हमारी बॉडी में आयोडीन। तो ये दैट्स वाई इट्स लिए इम्पॉर्टेंट। अगर आप आयोडीन सॉल्ट नहीं खाएंगे, आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाएंगे तो हमें आयोडीन नहीं मिलेगा, और आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको इसका इंग्लिश में बना के ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और अ बॉय बीइंग बॉर्न इन फैमिली, जस्टिफाई और आंसर। यानी एक फैमिली में बॉर्न होने के लिए एक
मतलब एक पेरेंट्स, एक मम्मी और एक पापा, फादर मदर के बीच में एक बॉय या गर्ल हो, कि कैसे पता करेगा, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि एक लड़का होगा या एक लड़की होगी। तो आपको क्या करना है, आपको वो डायग्राम बना देना है। फीमेल में होता है एक्स 23 पेयर ऑफ हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 हमारे क्रोमोसोम होते हैं और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये हमारा एक्स एक्स हो गया। और एक बॉयज़ में हमारा होता है एक्स वाई, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 हमारे बॉडी के होते हैं और एक्स वाई हमारे सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब क्या करते हैं, इसकी हम हमारा वो बनाते हैं हम इसका। तो ये हमारा एक्स एक्स से मिलेगा, फिर एक्स वाई से मिलेगा, फिर एक्स से मिलेगा, फिर एक्स वाई से मिलेगा। तो ये बनेगा एक्स एक्स वाई एक्स वाई। ये आपको लिखना है। अब एक्स और एक्स ये कितने बन गए, 2 बन गए, यानी 50% ये, और एक्स वाई 50% ये, यानी 4 हैं टोटल। 2 हमारे एक्स के हैं, 2 हमारे एक्स वाई के हैं। आधे आधे बन गए। एक्स क्या था, हमारा फीमेल थी, एक्स वाई क्या है, हमारा मेल था। यानी हमारे बेबी पैदा होने का यही हमें पता है कि आधे आधे चांसेस है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बॉय है, अगर मम्मी पैदा कर रही है तो गर्ल ही निकलेगी। और जो इसके जो फीमेल फेटिसाइड्स के जो केसेस आते हैं कि लड़की हो गई तो लड़की होने के बाद, क्योंकि कुछ लोग चेक करवा लेते हैं कि 5-6 महीने बाद पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है। तो और उसे चेक करने के लिए इंडिया में बैन भी है। बट उसे कोई चेक करेगा या कोई डॉक्टर ही चेक करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा उसकी जॉब से, उसे बैन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। गर्ल और बॉय हमारी जीन पे डिपेंड करता है कि हमारे क्रोमोसोम कौन सा गया है, एक्स वाला गया है या एक्स वाई वाला गया है, उससे हम पता करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि और चांसेस हमेशा 50-50 रहते हैं, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, एयर के रिस्पेक्ट में रखें तो 1 से ज़्यादा क्यों होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सिंबल होता है यू, ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन हमारी ये होती है एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट किसी भी अनदर वॉल्यूम या मीडियम में हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो क्वेश्चन पूछा गया हमारा वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एयर से ज़्यादा अगर आप सोचें तो एयर सबसे ज़्यादा हल्की है, एयर में इतने कम पार्टिकल्स हैं। अगर उसकी जगह हम ग्लास रख लेते हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करेंगे तो ग्लास में तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा आएगा ही। और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट एयर में विद रिस्पेक्ट ऑफ जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो भी एयर में रखेंगे तो एयर से एयर कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में तो 1 आ रही है, बट और कोई मीडियम रख रहे हैं, जब ग्लास रख रहे हैं तो ग्लास तो डेंस से ज़्यादा, तो हमारी मीडियम ज़्यादा आएगी। तो एयर से ज़्यादा कुछ डेंस है ही नहीं, इसलिए हमारी स्पीड ऑफ लाइट एयर में कम ही एक ही से ज़्यादा हर जगह। मतलब और कोई चीज़ हम लेते हैं, वाटर भी लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डेंस है एयर से, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। अगर हम कोई वैक्यूम ले रहे हैं, वैक्यूम तो एयर के इक्वल ही होता है, तो वो हमारा 1 ही आता है या 1 से कम आता है। बट अगर हम और कोई चीज़ ले रहे हैं एयर के अलावा तो वो एयर से ज़्यादा डेंस है, सबसे कम डेंस चीज़ एयर है, इसलिए हम एयर के रिस्पेक्ट में हर चीज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो अ लाइट रे है जो ट्रैवल करती है एयर इनटू सेमी सर्कल प्लास्टिक बॉटल। एक लाइट रे जो है वो ट्रैवल करती है सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक में। गिव अ रीज़न वाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कल बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो ये जो सेमी सर्कल बाउंड्री है उसके डेविएट क्यों नहीं करती, ये तो प्लास्टिक है और ये तो एयर है, तो डेविएट करनी चाहिए थी ना, तो डेविएट क्यों नहीं करी वो आपको बताना है। डायग्राम से आप समझ आ जाएगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमारा
सेमी सर्कुलर प्लास्टिक बॉल है, तो ये क्या होगी, ये इतना सा चीज़ हमारी, ये इसकी रेडियस होगी, और ये रेडियस होगी, तो रेडियस हमें पता है, अगर हम रेडियस को सेंटर से बनाए तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 90 बनाएगी और ये भी फिर 90 बनाएगा, ये इतना 90 बनाएगा। तो जब लाइट रेट 90 डिग्री से आती है, यानी वो 90 डिग्री यानी नॉर्मल पे ही आ रही है, तो वो नॉर्मल पे आ रही है, कोई एंगल नहीं बना रही, तो वो लाइन स्ट्रेट ही जाती है। ये आपको रीज़न लिखना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ अबव सिनेरियो व्हेन लाइट रेज कम आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक ऑफ द टॉप फ्लैट एंड। तो रीज़न आपको इसे ड्रॉ करना है, तो ये डायरेक्ट सीधा ही चली जाएगी, यानी 90 डिग्री से आ रही है और 90 डिग्री पे ही जा रही है, तो वो सीधे ही जाएगी, आपको जस्ट इसे सीधे ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो वो है हमारा फर्स्ट का, आप लिखेंगे एच इज, इसे आपको याद ही रखना है, एच इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमारा एल स्क्वायर आर टी डिपेंड करता है और यही एक्सप्लेन करता है। तो आप लिखेंगे एल सही आई स्क्वायर आर टी। तो एंड आपको ऐसे नहीं लिख देना है, आपको पॉइंट वाइज ए लिखना है। जो हीट है डिपेंड होती है स्क्वायर ऑफ द करंट की, heat is depend on the resistant, heat is depend on the, yeah, heat is directly proportional to the square of the current, heat is directly proportional to the resistivity, heat is directly proportional to the temperature। तो आपको ऐसे लिख देना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, heat is directly heat is the square of current, heat is the square of resistance, only resistance, heat is the square of temperature। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, बट सेंटेंस में आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेसिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड होता है, रेसिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड होता है, लेंथ अपॉन में एरिया, रो वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, तो अभी रो की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी उसका मटेरियल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड होता है। तो आप लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल या रेसिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी डिवाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द फील्ड, एंड resistance is depend on the temperature, resistance is directly proportional to the nature of temperature या nature of material, nature of प्लास्टिकविटी या मटेरियल का नेचर पे डिपेंड होता है। तो आपको ऐसे लिखना है इन दोनों के आंसर। तो फर्स्ट वाले को तो हम इस फॉर्मूले से याद करके इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और सेकेंड वाले को हम इस वाले से फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल बाय रो, और यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख सकते हैं टी से, और एन लिख सकते हैं एन एम, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये फर्स्ट वाले के लिए ये डिपेंड करता है, बट आपको सेंटेंस में लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन। अनन्या ने रिस्पॉन्स करा एक क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन था, वाई डू इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस विद मेटेलिक बॉडीज कनेक्टेड टू द मेन थ्रू 3 पिन प्लग वेयर इज इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद इन अ 2 पिन प्लग। यानी जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस होती हैं मेटेलिक बॉडीज़ की, वो 3 पिन प्लग से, यानी एक पिन प्लग एक पिन प्लग एक पिन प्लग ऐसी तो होती है ना, वो ऐसे कनेक्ट होती हैं। बट जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं वो 2 पिन प्लग से होते हैं। आपको बताना है, शी रोट 3 पिन कंडक्टर्स रिड्यूस हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। यानी उसने आंसर करा, अनन्या के रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन उसने आंसर करा कि जो 3 पिन कनेक्शन है वो तो रिड्यूस करते हैं हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स के, यानी अगर हम 2 में डालेंगे तो करंट 2 में ज़्यादा पड़ रहा है, पर 3 में डालेंगे तो 3 में कम पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। इज आर आंसर करेक्ट और राइट, करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी इसका आंसर सही है या नहीं है, पहले तो आपको ये बताना है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़ इन अ डोमेस्टिक सर्किट। और फ्यूज़ का क्या फंक्शन होता है, तो फ्यूज़ क्या करता है, टू ब्रेक द सर्किट, फ्यूज़ करता है टू ब्रेक द सर्किट। सेकेंड का तो आपका आंसर मिल गया, टू ब्रेक द सर्किट। और डोमेस्टिक सर्किट में वो हेल्प करता है कि
जो करंट फ्लो है वो बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब ना कर दे, इसलिए फ्यूज़ लगाया जाता है और फ्यूज़ सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जो भी नुकसान होता है फ्यूज़ में होता है, फ्यूज़ ज़्यादा 100-200 रुपये का आता है, बाकी आपके अदर एप्लीकेशन अप्लायंसेस को बचाता है। जैसे अगर आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा तो उसमें 1000-2000 का खर्चा हो जाएगा, एसी ख़राब हो जाएगा तो उसमें भी 1000-2000 का खर्चा हो जाएगा। बट फ्यूज़ 100 रुपये या 50 रुपये का मिलता है। वो एक बार अगर कोई बिजली अचानक से तेज़ आ गई तो फ्यूज़ ख़राब होगा, बाकी और कुछ घर का और कोई सामान ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो दैट्स वाई आपको सेकंड का तो ये रीज़न लिखना है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, तो उसने जो उसकी दोस्त ने बताया पहले तो वो रीज़न हमारा ये हमें बताना है, ये रीज़न गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो तीनों में करंट आधा-आधा चला गया तो हमें करंट नहीं लगेगा। ये चीज़ गलत है। आप लिख देंगे नो शी इज़ नॉट करेक्ट। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है ये हमारी अर्थ वायर होती है, और अर्थ वायर जो होती है वो हमें हेल्प करती है पता लगाने में कि वो सेफ्टी है, प्रिकॉशन, मतलब हमें अचानक से शॉक ना लग जाए, उससे अर्थ वायर हमारी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होती हैं उनमें 3rd पिन होती है, 3 पिन होती है, जो कि 3rd वाली हमारी अर्थ से कनेक्टेड होती है और वो शॉक से हमें बचाती है। तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सेक्शन डी में अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।